तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरिविहान पर, जहां हम लेकर के आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी, वो भी इंटरैक्टिव और पर्सनलाइज लेक्चर्स के साथ। तो दोस्तों, मैं आपका प्यारा अंशु भैया, आपका बायोलॉजी टीचर यानी जीव विज्ञान का अध्यापक, आपके सामने प्रस्तुत हूं एक और नया अध्याय लेकर के अपने बायोलॉजी का, जिसका नाम है मानव जनन। तो भैया, नाम से समझ में आ रहा है कि इस अध्याय में हमको क्या देखना है। हमको देखना है मानवों में जनन किस प्रकार होता है। पहले अध्याय में अपन ने क्या देखा है? पहले अध्याय में देखा है कि पुष्पीय पादपों में जो प्रजनन है या जनन है वो किस प्रकार होता है। तो यहां पर अपन देखने वाले हैं कि जीवों के अंदर, उसमें भी स्पेशली मानवों के अंदर प्रजनन या जनन कैसे होता है। ठीक है भाई, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर होने वाला है, इस अध्याय का वो लेक्चर होने वाला है जिसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि इस पूरे अध्याय में अपने को क्या क्या पढ़ना है। यानी कि इस पूरे अध्याय का एक छोटा सा सार, जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। चलिए भाई, देख लेते हैं कि अपने को इस लेक्चर में ओवरऑल क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे भैया कि जनन क्या होता है। अब देखो, बच्चे कंफ्यूज ना हो कि जनन लिखा हुआ है और प्रजनन कुछ अलग चीज होती है क्या। तो या तो जनन बोल लो या तो प्रजनन बोल लो, बात एक होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप प्रजनन लिखते हैं प्रजनन लिख दो, जनन लिखते हैं जनन लिख दो, ठीक है। उसके बाद यौन द्विरूपता क्या होती है? ये एक ऐसा टर्म है जो अपनी जो एग्जाम्स है उसमें 1 मार्क के लिए पूछ लिया जाता है भैया। तो बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो है यौन द्विरूपता का मतलब क्या होता है। तो आगे इसको अपन बहुत डिटेल में समझने वाले, चिंता मत करो। उसके बाद बात करेंगे युग्मक जनन की। तो देखो, युग्मक जनन जो है अपने को बहुत डिटेल में अभी पढ़ना ही है आगे, पर यहां पर अपन चर्चा करेंगे कि आखिर छोटे छोटी चीजों से कैसे एक बड़ा इंसान बन जाएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद भ्रूण विकास क्या होता है ना, और पढ़ेंगे भ्रूण का आरोपण कैसे होता है। तो इतनी चीजों में चर्चा करनी है भैया। यानी कि इस पूरे अध्याय का सार, इस पूरे अध्याय का निचोड़ इस एक लेक्चर में आपको मिल जाएगा। और ये लेक्चर आपको सहायता करेगा पूरे अध्याय को समझने के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि अंशु भैया, ये जो दूसरा अध्याय है, ये जो मानव जन्म वाला अध्याय है, उससे मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी टर्म्स है, ऐसे ऐसे शब्द है जो मुझे समझ में ही नहीं आते। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपके समक्ष प्रस्तुत है आपके प्यारे अंशु भैया, जो हर एक चीज को बहुत बारीकी से आपको समझाएंगे, वो भी हंसी मजाक के साथ। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मानव जनन की, और मानव जनन में भी हम बात करते हैं जनन की। देखो, ये सारी जो चीजें है ना, वो आप कहीं ना कहीं 11th में, आपकी 11वीं कक्षा में पढ़ के आ गए हो। मैं सिर्फ आपकी जो 11वीं कक्षा की चीजें है ना, उससे धूल उठा रहा हूं और आपको समझा रहा हूं कि थोड़ा बहुत ये जान लो कि भैया, जो पुरानी चीजें जो आप हंसी मजाक में, खेल कूद में, गर्मियों की छुट्टियों में भूल चुके हो, उसको पुनः याद कर लो। क्या होता है भैया जनन या प्रजनन? तो जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव नए जीव को यानी संतान को बनाते हैं। देखो, अपने ही जैसे जीवों को जन्म देना, अपने ही जैसे जीवों का निर्माण करना, अपने ही जैसे जीवों का सृजन करना क्या कहलाता है भैया? प्रजनन या जनन कहलाता है। यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया जीवों के लिए अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये बात तो सही है भैया कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो जनन की प्रक्रिया है, उससे क्या होता है, जो जीव है उनकी जो प्रजातियां है वो आगे बढ़ते जाती है, नए जीव जन्म देंगे, और नए जीव जन्म लेंगे, और क्या होगा, नए जीवों के साथ में जो प्रजातियां है वो आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है। और यह जीवों में अपनी ही प्रजाति की नई पीढ़ी बनाने की प्रक्रिया है, और ये 2 प्रकार से होती है। अब जनन या प्रजनन भी 2 प्रकार से होता है, 11वीं में पढ़ा है अपन ने। एक चीज होती है अलैंगिक प्रजनन और दूसरी चीज होती है लैंगिक प्रजनन। अब अलैंगिक और लैंगिक का मतलब क्या होता है? अलैंगिक का मतलब होता है जिसमें लिंगों का इस्तेमाल ना हो, जिसमें लिंगों का
उपयोग या कोई रोल ना हो। अब देखो लिंग कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग, संस्कृत में पढ़ा है आपने, है ना। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का उपयोग जहां नहीं होगा, जहां पर ये दो नर और मादा, स्त्री और पुरुष नहीं मिलेंगे, ऐसे प्रजनन को क्या बोलेंगे, अलैंगिक प्रजनन। इन दोनों युग्मकों के, इन दोनों एलिमेंट्स के बिना मिले जब कोई एक नया जीव बन जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, अलैंगिक प्रजनन। जिसमें एक जीव अपनी ही प्रतिलिपि बनाता है, क्या बनाता है, अपने ही जैसी एक जीव को निर्माण कर देता है, पर बिना लिंगों के उपयोग किए बिना। ठीक है, ये किसमें होती है भैया, ये होती है अमीबा और पैरामीशियम जैसे जीवों में, या मैं कहूं कि एक कोशिकीय जीवों में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, 11वीं में पढ़ी है अपन ने। ठीक है, उसके बाद लैंगिक प्रजनन क्या होता है भाई, लैंगिक प्रजनन जिसमें दो अलग अलग जीवों के, यानी नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है, वहां पर क्या कहलाएगा भैया, ऐसा प्रजनन क्या कहलाएगा, लैंगिक प्रजनन कहलाएगा। क्योंकि यहां पर एक नर और एक मादा मिलकर के एक नए जीव का निर्माण करेंगे, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, लैंगिक प्रजनन। अब इस लैंगिक प्रजनन को भी अपने को किसमें देखना है, मानवों में देखना है। अपने को किसी और जीव की बात करनी है क्या, नहीं करनी है, अपने को बात करनी है मानवों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मानवों की। तो मानव के बारे में समझ लेते हैं कि मानव अपनी लैंगिकता में किस तरह का प्राणी है, किस तरह का जीव है। ठीक है, तो मानव एक युग्मक जनक, क्या लिखा है भाई, युग्म जनक। ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब लैंगिक जनन करने वाला। साथ ही साथ जरायुज प्राणी यानी विविपेरस है, जो लैंगिक प्रजनन करके अपने ही जैसे जीवों को जन्म देता है। क्या होता है भैया, एक तो मानव क्या है, लैंगिक प्रजनक है, यानी लिंगों का इस्तेमाल होता है, इसमें नर और मादा लिंग लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जरायुज प्राणी है, यानी जो अपने ही जैसे जीवों को जन्म देता है। अंडे देता है क्या मानव, नहीं देता है, अंडे कौन देती है, मुर्गी देती है, तो वो क्या है, अंडायुज होगा। अपन क्या है, जरायुज प्राणी है, अपन अपने ही जैसे जीवों को जन्म देंगे। ठीक है, और मानव में भ्रूण का विकास जो है मादा के गर्भाशय में होता है। यहां पर किसके गर्भाशय में हो रहा है, मानव में मादा जो रहेगी उसके गर्भाशय में नए शिशु का जन्म होगा, नए जीव का जन्म होगा। उसके बाद नर व मादा में अलग अलग जनन अंग होते हैं, ये अपने को सबको पता है, इतने बड़े अपन सब कुछ हो चुके हैं कि अपने को पता है कि लड़कियों में अलग जनन अंग होंगे और लड़कों में अलग जनन अंग होंगे, यानी नर में अलग और मादा में अलग प्रजनन अंग होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक टर्म की जिसका नाम है लैंगिक द्विरूपता। तो अभी इसी लाइन के पहले मैंने एक बात बोली कि अपने को यह पता है कि लड़कों में अलग जनन अंग होते हैं और लड़कियों में अलग जनन अंग होते हैं। तो इसी चीज को तो भैया मेरे बोलते क्या है, यौन द्विरूपता। क्या बोलते हैं, यौन द्विरूपता। मानव में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के आधार पर इनकी पहचान की जा सकती है। मानवों के अंदर में नर में अलग लक्षण दिखाई देंगे, मादा में अलग लक्षण दिखाई देंगे, और यौनावस्था के पश्चात यानी जब युवा अवस्था हो जाएगी, जब एक एक मिच्योर एज आ जाएगी, एक परिपक्व उम्र आ जाएगी, उसके बाद ये लक्षण जो रहेंगे वो क्या करेंगे, दिखाई देते हैं। कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, तो भैया सबसे पहले बात करेंगे नर की। नर में क्या होगा, देखो लगभग 13, 14, 15 साल की उम्र में आपने अपने आप में भी नोटिस किया होगा कि आपकी आवाज जो है थोड़ी भारी हो गई। ठीक है, उसके बाद आपकी बढ़िया सी दाढ़ी मूछें आने लगी, है ना। उसके बाद मांसपेशियां जो है वो थोड़ी सी कठोर होने लगी, थोड़ी सी बॉडी वॉडी बनने लगी। ठीक है, उसके बाद विकसित नर जनन तंत्र हो गया। ठीक है, अब अंदर का तो नहीं दिख रहा पर बाहर का तो समझ में आता ही है ना कि विकसित हो चुकी है चीजें। ठीक है, उसके बाद मादा, मादाओं में क्या होता है, स्तन ग्रंथियां बन जाती है।
है ना। और स्तन ग्रंथियां ये बनी होती है, इसमें क्या है, वसा का जमाव होने लगता है, वसा का जमाव होने लगता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, वक्ष स्थल जो होता है वो क्या होता है, परिपक्व होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि जो वक्ष स्थल होगा, जो ऊपरी भाग होगा, वो परिपक्व होने लगेगा, ठीक है। इनकी जो लड़कियों की त्वचा होगी, मादाओं में त्वचा होगी, वो कोमल त्वचा होगी, अपने जैसे इसे बहुत ज्यादा कठोर त्वचा नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद कोमल आवाज होगी, है ना, थोड़ी सी नरम आवाज हो जाती है लड़कियों की। उसके बाद जो विकसित मादा जनन तंत्र है वो हो जाएगा। इसके साथ ही, इस विकास के साथ ही इनको क्या होने लगेगा भाई, इनके जो है पीरियड्स आने लगेंगे, ठीक है। क्या होगा, चलो इसको ऐसे लिख दो, मासिक धर्म चक्र हो जाएगा, ठीक है। और ये भी, इनकी भी उम्र क्या होगी, लगभग 13, 14, 15 साल, है ना। यौनावस्था शुरू कहां से हो रही, 13, 14, 15 साल से शुरू हो जाएगी, है ना। किसी महिला में जो पीरियड्स है वो क्या लगभग 13, 14, 15 साल की उम्र में आने लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ये रूपांतरण आपको शरीर में देखने के लिए मिल जाते हैं लगभग 13, 14, 15 साल की उम्र में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं कि युग्मक जनन कैसे होगा, ठीक है। मेच्योर हो गए, परिपक्व हो गए, एक नर और एक मादा परिपक्व हो गए। अब इनके अंदर में युग्मक बनते हैं। युग्मक क्या बनेंगे भाई, नर के अंदर में कोई एक युग्मक बनेगा, मादा के अंदर में कोई एक युग्मक बनेगा, और तब जाकर के एक नए शिशु के निर्माण की प्रक्रिया में शुरुआत होगी, ठीक है। तो बात करते हैं नर अंगों में, जो नर प्रजनन अंग होंगे वो क्या होंगे, वृषण होगा, तो वृषण में शुक्राणु बनते हैं। क्या बनेंगे, वृषण में शुक्राणु बनते हैं, जो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, ठीक है, अगुणित होते हैं। इनके जो क्रोमोसोम, जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे होंगे, ठीक है। अभी समझो, फिर मादा जनन अंग देखेंगे, तो इसमें अंडाशय होता है, अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, या हम कह सकते हैं अंड कोशिका बनती है, ठीक है। ये भी अगुणित होती है, यानी इसकी गुणिता क्या होती है, एन होती है, आधे गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। पर इन दोनों के आधे आधे गुणसूत्र कब मिलेंगे और एक बनाएंगे, जब युग्मक जनन होगा। कैसे होगा भैया, दोनों में केवल आधे गुणसूत्र होंगे तथा दोनों के निषेचन के द्वारा। अब ये निषेचन शब्द को समझो, निषेचन का मतलब है मिलना। क्या होता है, निषेचन का मतलब मिलना, है ना, आपस में मिलना। कोई दो चीजों का आपस में मिलकर के एक नए जीव निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करना क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। अब आपने ये समझा कि शुक्राणु जो बनते हैं वो अगुणित है, अंडाणु जो बनते हैं वो अगुणित है, पर जो भ्रूण बनता है, जो भ्रूण बनता है वो तो द्विगुणित होता है। क्या होता है, भ्रूण द्विगुणित होता है, यानी उसकी गुणिता क्या होती है, 2n होती है, ठीक है। द्विगुणिता द्विगुणित होता है, 2n की गुणिता होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक n और ये एक n आपस में मिलेंगे, यानी निषेचित होंगे, तब जाकर के क्या बनेगा भैया, तब जाकर के युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, तब जाकर के युग्मनज बनेगा। देखो, दो युग्मक मिले, कौन कौन से युग्मक, एक नर युग्मक मिला, एक मादा युग्मक मिला, इन दोनों के आपस में क्या हुआ, यहां निषेचन हुआ, और क्या बना, युग्मनज बना। पर आपने कहा अंशु भैया कि भ्रूण बनता है, तो आप यहां बोल रहे हो कि युग्मनज बन रहा है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, भ्रूण जो है एक परिपक्व अवस्था होती है, जब एक नर युग्मक बहुत शुरुआत में और एक मादा युग्मक बहुत शुरुआत में आपस में मिलेंगे, यानी निषेचन होगा, तब जाकर के जो पहली बॉडी बनेगी, जो पहला तंत्र बनेगा, मैं कह सकता हूं कि पहली कोई कोशिका बनेगी, तो वो कोशिका कहलाएगी युग्मनज। और यही कोशिका आगे परिपक्व होगी और क्या बनाएगी, एक भ्रूण बनाएगी। बात समझ में आ रही है। तो
यहां से आपकी शुरुआत हो रही है युग्मनज बनने की। यहां पर भ्रूण नहीं लिखना, यहां लिखना युग्मनज। और इस युग्मनज के परिपक्वन के बाद में जो बॉडी बनेगी वो क्या बनेगी, भ्रूण बनेगी। ठीक है, जिसकी गुणिता क्या होगी, 2n होगी। इसका मतलब इस भ्रूण की अगर गुणिता 2n है तो इसकी गुणिता क्या होगी, याद करो मैंने बताया था कि इसकी गुणिता n है, इसकी गुणिता n है। निषेचन हो रहा है यानी मिल रहे हैं, मिलना यानी जोड़ना। जोड़ने का मतलब क्या होता है, n प्लस एन इज इक्वल टू 2n। ठीक है, इतना गणित तो आता है ना। मानता हूं कि गणित के डर से ही आपने बायोलॉजी लिया होगा, पर इतना गणित तो आता है कि 1 + 1 2 होता है, ये लिख पाओ। तो बस इस युग्मनज की गुणिता क्या होगी, 2n की गुणिता होगी। जो आगे चल करके भ्रूण बनेगा वो भी क्या होगा, 2n ही होगा। ठीक है, अब इस बात को सोचो, कितनी मजेदार बात है कि बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती है ये, नर युग्मक और मादा युग्मक। अभी अपने को पता चलेगा कि नर युग्मक के नर अंग के अंदर शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु जो है नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, इसको माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी लगा के देखना पड़ता है। ठीक है, इतनी छोटी संरचना होती है। अंडाशय में जो अंडाणु बनते हैं वो भी नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। देखो कभी कभी वो दिख जाते हैं, पर यूजुअली जो है उसको भी कैसे देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। ठीक है, पर आप इस बात को समझो कि ये इतने छोटे छोटे चीजें हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें जो अपन खुली आंखों से भी नहीं देख सकते, तो ये मिलकर के एक इतना बड़ा इंसान बना देगी, है ना। देखो कुल मिला के इतने बड़े तो आप भी होंगे आगे, मैं इससे भी बड़ा होऊंगा। ठीक है, तो एक इंसान एक नए जीव को पैदा कर दे रही है। ठीक है, इतनी छोटी छोटी चीजें। अब देखो इसमें सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात भी तो है भाई। सीखने वाली बात यह है कि जब दो छोटी छोटी चीजें मिलकर के आपस में एक नए जीव को बना दे रही है, एक नए जीव का निर्माण कर दे रही है, वैसे ही अगर अपनी बोर्ड एग्जाम आ रही है तो अपन केवल छोटे छोटी चीजों से शुरुआत करते ना। मत लेके बैठो पूरा का पूरा सिलेबस, मत लेके बैठो पूरी की पूरी मोटी मोटी किताबें, मत लो, पर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो अपनी चीजों को। जब आप अपने पूरे सिलेबस को बहुत छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ लोगे तो आपके सामने एक जो बड़ा पहाड़ जितना सिलेबस था ना, वो चूरा चूरा होकर के पड़ा रहेगा। अब उस चूरे चूरे में से एक एक टुकड़ा उठाते जाओ और एक एक टुकड़ा जो है कंप्लीट करते जाओ। एक दिन क्या होगा, एक दिन यही टुकड़े टुकड़े मिलकर के आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं भैया कि अपने जो टास्क है उनको बहुत छोटा 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 तोड़ लो। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो अंशु भैया ने बोला होगा कि अपने को इससे क्या सीखने मिलता है, तो अपने को यही सीखने मिलता है, बच्चे यही सोचेंगे कि अपने को ये सीखने मिलता है कि भाई अपने जैसे जीवों को जन्म कैसे देना है। ठीक है, तो देखो भाई ऐसी बात है कि एक सही समय आने पर आपको भी यही करना है, मुझे भी यही करना है, इस दुनिया में सबको यही करना है कि अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देना है। पर अभी समय किस चीज का है, पढ़ाई करने का है। ठीक है, तो अभी इस चीज को लिख लो कहीं पे, जो आपके अंशु भैया अपने गोल्डन वर्ड्स बता रहे हैं उस चीज को लिख लो। ना बाबू ना सोना, ना रोना ना धोना, अपने को एक ही काम चाहिए, क्या, सक्सेसफुल होना। ठीक है, तो भैया ऐसे ही जो भारी भारी मोटिवेशन है आपको मिलते रहेंगे समय समय पर, उसकी चिंता मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अपन एक चीज और समझते हैं अधिविहान के एक बेहतरीन फीचर के बारे में। देखो अभी अपन ने बात की कि जब आप चीजों को छोटा 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 तोड़ लेते हैं तब आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाती है, मानते हो इस बात को। तो इसी चीज के चलते, इसी चीज को करने के लिए अधिविहान अपने एक बेहतरीन फीचर को लेकर के आए हैं जिसका नाम है पर्सनलाइज्ड टू डू लिस्ट। अब ये पर्सनलाइज्ड टू डू लिस्ट का मतलब क्या है, तो देखो आपने कभी सोचा तो होगा अपने से जो पास्ट ईयर्स में, जो पुराने पिछले वर्षों में जो टॉपर्स निकले होंगे,
तो ये तो सोचा होगा कि यार ये ऐसा करता क्या है कि इसके 99, 98, 97, 96 जितने परसेंटेज बन जाते, सोचा तो होगा, हर व्यक्ति के दिमाग में आता है। तो उन बच्चों का राज क्या है कि वो इतने अच्छे परसेंटेज ला लेते, इतने अच्छे मार्क्स ला लेते। तो उन बच्चों का सिंपल सा लॉजिक रहता है कि वो अपनी दिनचर्या को बहुत बेहतरीन बनाते हैं और साथ ही साथ उस दिनचर्या को बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं, उस दिनचर्या को बहुत अच्छे से उपयोग में भी लाते हैं। पर मेरे को पता है कि तुम लोग तो करने से रहे, क्योंकि हम चाहे कितना ही बोल बोल के परेशान हो जाए, हम चाहे बोल बोल के मर क्यों ना जाए, आप क्या करोगे कि हाँ अंशु भैया लेक्चर पढ़ा रहे, देख लेंगे, कर लेंगे। ऐसा मत करो दोस्त। 12वीं कक्षा में आ गए हो, सीरियस हो जाओ। और इसी तकलीफ को दूर करने के लिए हमने लेकर के आए हैं पर्सनलाइज टू डू लिस्ट। नहीं बना पा रहे हो अपनी टू डू लिस्ट, नहीं बना पा रहे हो अपनी दिनचर्या, हम पे छोड़ दो। क्या करना है, अरिविहान पर जाना है और क्या करना है भैया, अरिविहान पर दिनचर्या बनाए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। थोड़ी सी छोटी मोटी जानकारी दे देना है कि आप किस कक्षा में हैं, किस सब्जेक्ट का आपने चयन किया है, कब आपकी परीक्षा होने वाली है, फाइनल डेट कब होने वाली है। उसको देख करके हम आपके लिए बढ़िया वाली दिनचर्या बना देंगे, जिसमें आपको डेली किसी चैप्टर के, किसी सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर्स दिखाए जाएंगे, किसी सब्जेक्ट के कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए जाएंगे, या किसी सब्जेक्ट के किसी चैप्टर के कुछ टेस्ट दिए जाएंगे। उससे क्या होगा, तो भैया उससे होगा ये कि आप जब चीजों को टुकड़ों में पूरा करेंगे तो पूरा पहाड़ जैसा सिलेबस आपका रिवीजन में बदल जाएगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। अब आप ये सोचेंगे कि अगर हम फॉलो नहीं करें तो क्या, तो भैया इसका जिम्मा भी हम ही उठा लेते हैं मालक। हम क्या करेंगे कि हम आपको नोटिफिकेशन के जरिए या व्हाट्सएप अलर्ट के जरिए भेज दिया करेंगे कि डेली आपको क्या क्या करना है। चलो अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैं तो नोटिफिकेशन इग्नोर कर देता हूं, फिर मुझसे कैसे आप ये फॉलो करवा लेंगे। तो भाई देखो, किसी एक चीज को फॉलो करने के लिए ना मन में थोड़ा सा तो लालच होना चाहिए। देखो जैसे हम जिम जाते हैं तो हमारे मन में क्या लालच रहता है कि मेरी बॉडी डोले शोले बहुत बेहतरीन बनेंगे। तो चलो इस लालच को भी मैं ही दे देता हूं आपको। हम क्या करेंगे कि अगर आप ये जितनी चीजें हम दैनिक दिनचर्या में आपको बता रहे हैं उसको उसी तरह से फॉलो करेंगे और कंप्लीट करेंगे, तो अरिविहान आपको देगा बेहतरीन इनाम। अब तो करना ही पड़ेगा भैया, जब बात आ गई है रिवीजन की, जब बात आ गई इनाम की, तो करना तो पड़ेगा। तो भैया जाओ अपनी पर्सनलाइज टू डू लिस्ट बनाओ और हर दिन अपनी जो तैयारी है उसको टुकड़ों में पूरा करो। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी रिवीजन को 1, 2, 3 बार कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि आदत डाल लो, आपकी लर्निंग आपकी स्पीड पे। डेली टास्क पूरे करो और एग्जाम के पहले रिवीजन को कंप्लीट करो। ठीक है, चलो बेटा, तो यहां तक की बात हो गई थी कि कैसे अरिविहान ने आपकी और एक समस्या का समाधान कर दिया है। अब बात कर लेते हैं अपने युग्म जनन की, जहां पर अपन ने क्या देख लिया था कि एक नर युग्मक जो अगुणित होता है उसका नाम क्या होता है, शुक्राणु। एक मादा युग्मक जो अगुणित होती है या होता है उसका नाम क्या है, अंडाणु। अब ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है भैया, पहली स्टेज में युग्मनज बनता है, और ये इसके मिलने को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब ये दोनों एन और एन मिलेंगे तो क्या बनते हैं भैया, द्विगुणित हो जाते हैं, यानी 2n हो जाते हैं। इनकी गुणिता क्या हो जाती है, 2n की गुणिता हो जाती है। ठीक है, चित्र के माध्यम से भी समझ लिया भैया। चलो अब एक काम करते हैं, एक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। इतनी पढ़ाई कर ली ना आपने, एक प्रश्न तो बनना चाहिए भैया। और प्रश्न का सिलसिला आपको पता है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको क्या करना होता है। जब मैं यहां से प्रश्न पूछूंगा, आपको ऑप्शन बता दूंगा, तो आपके सामने एक माइक प्रस्तुत हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, जिसमें आपको बोल करके जवाब देना है। या तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन ए, बी, सी या डी, या जो यहाँ पर ऑप्शन लिखा है वो बोल सकते हैं भैया। और यहां पर तो आपको दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, तो चलो जल्दी से इन दोनों ऑप्शन में से सही उत्तर बताओ। पहले प्रश्न समझ लो
प्रश्न है अमीबा में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है या अलैंगिक जनन होता है? थोड़ा सा माइक में बोल करके जल्दी जवाब दे दो। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है मेरे शेर, आपने तो बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है। अभी अपन ने बात करी थी कि अमीबा, पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीवों में लैंगिक प्रजनन नहीं होता है। क्या होता है भैया? अलैंगिक प्रजनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। तो भैया आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है। और मैं ऊट पटांग चीजें इसलिए बोल देता हूं भैया कि आप थोड़े से तो कंफ्यूज हो, क्योंकि कंफ्यूज जब नहीं होंगे तब तक आप अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही बेहतरीन जवाब देते रहिए, अंशु भैया को भी खुश करते रहिए और खुद भी खुश होते जाइए। चलिए अब बढ़ जाते हैं लेक्चर में आगे की तरफ। अब बात कर लेते हैं भ्रूण के विकास और आरोपण की। देखो अपन ने क्या कर लिया है, युग्मनज बना लिया है। अब जब युग्मनज बन गया है तो युग्मनज आगे चल करके क्या करेगा? लगातार विभाजन करेगा। ठीक है, युग्मनज जो बना था मान लो कुछ इस प्रकार बना होगा, फिर इसके अंदर में बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होना चालू हो गया होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये अपनी कोशिकाओं में द्विगुणन करता है, यानी कोशिकाओं में बढ़ोतरी करते जाता है। फिर एक स्टेज जब आएगी जब एक अच्छा परिपक्व युग्मनज जो था वो अब किस में बदल जाएगा? भ्रूण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा भाई? भ्रूण में बदल जाएगा। तो युग्मज लगातार विभाजन करता है। देखो यहाँ युग्मज नहीं होना चाहिए, युग्मनज होना चाहिए, युग्मनज। ठीक है, युग्मनज लगातार विभाजन करता है तब जाकर के क्या बनता है? एक भ्रूण का निर्माण होता है। और इस विभाजन से क्या बनता है भैया? भ्रूण बनता है। और भ्रूण जो है गर्भाशय की ओर यात्रा करता है। ये कहां था? अभी जो युग्मनज था वो युग्मनज था फेलोपियन ट्यूब में। मादा के अंदर में एक ट्यूब, एक नलिका पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं भाई? फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, है ना? या फिर उसको क्या कहते हैं अपन? अंडाणु नलिका कहते हैं। अभी बहुत डिटेल में आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें बहुत डिटेल में चित्र के साथ में अपन पढ़ेंगे, एनिमेशन के साथ में अपन पढ़ेंगे। पर इस बात को यहां पर थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठाओ कि जो भ्रूण था वो अब तक फेलोपियन ट्यूब में, माफ कीजिएगा, जो युग्मनज था वो अब तक फेलोपियन ट्यूब में था, वहां पर उसने थोड़ी बहुत वृद्धि किया। जब वो भ्रूण की शक्ल बनाने लगा या भ्रूण की शक्ल लेने लगा तब वो कहां चला गया? वो चला गया गर्भाशय की ओर। ठीक है, अब जो भी परिपक्वन होगा कहां होगा? गर्भाशय के अंदर होगा। ठीक है भाई, तो गर्भाशय के अंदर में एक चीज होती है आरोपण। अब क्या होता है आरोपण का मतलब? भ्रूण जब गर्भाशय में पहुंचता है तो वह गर्भाशय की भीतरी दीवार से चिपक जाता है। देखो जैसे ही भ्रूण है वो गर्भाशय के अंदर आया, उस गर्भाशय की दीवार से वो चिपक गया। उस दीवार से चिपकने के उसको फायदे होंगे। कौन कौन से फायदे होते हैं? इसी प्रक्रिया को पहले तो आरोपण कहा जाता है, यानी इस भ्रूण का इस गर्भाशय की दीवार से चिपकना क्या कहलाता है? आरोपण कहलाता है। ठीक है, और यही से अपन मानते हैं कि गर्भावस्था की शुरुआत होती है, क्योंकि गर्भाशय में अब भ्रूण आ चुका है, वो उसकी दीवार से चिपक चुका है, तो इस स्थिति को अपन कहते हैं गर्भावस्था की शुरुआत। ठीक है, अब इस गर्भावस्था की शुरुआत के बाद क्या होता है? तो पश्च आरोपण प्रक्रियाओं की बात करेंगे, यानी आरोपण होने के बाद एक भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से चिपकने के बाद की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो भैया भ्रूण अब मां के शरीर से पोषण लेने लगेगा। कैसे करेगा? अब वो मां के, मतलब जिस महिला के शरीर में है, जिस महिला के गर्भाशय से वो भ्रूण चिपका हुआ है, अब उसके शरीर से पोषण लेना चालू कर देगा। देखो मैंने आपको यही बताया था कि इस भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से चिपकने में इस भ्रूण का बहुत ज्यादा फायदा होता है, और फायदा आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या होता है भाई? अपरा या प्लेसेंटा। देखो इसको अपरा भी बोलते हैं हिंदी में और प्लेसेंटा भी इंग्लिश में बोला जाता है, पर इस तरह से आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, अपरा या प्लेसेंटा एक ऐसा अस्थायी अंग होता है जो महिला के अंदर गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है। ठीक है, ये एक अस्थायी अंग है, ये परमानेंट नहीं रहता। जब
महिला के शरीर में परिवर्तन होंगे। देखो जब भ्रूण बनेगा ना तो महिला के शरीर में अपने आप परिवर्तन होने लगते हैं। महिला के शरीर में बहुत सारे रसायन, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स में उठापटक होने लगती है। ठीक है, अब ये जो भ्रूण था वो गर्भाशय की दीवार से चिपक गया। ठीक है, अब इसको पोषण लेना है तो यहाँ पर एक नया अंग आ जाएगा जिसका नाम रहेगा अपरा, या इसी को बोलते हैं अपन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करेगा, ये गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होगा और ये गर्भावस्था की दीवार से जुड़ा होगा। क्या होगा, गर्भावस्था की दीवार से जुड़ा होगा और गर्भनाल के माध्यम से, अब गर्भनाल क्या होती है, प्लेसेंटा और उस भ्रूण के बीच में एक नली के जैसी संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं। उसके माध्यम से उस बच्चे को, या मैं अभी तो कहूं इसको भ्रूण को, ठीक है, इस भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करेगा। क्या करेगा भैया, ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करेगा। क्या है काम इसका, अपरा का, ये अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होगा। ये कहां से विकसित होगा, गर्भाशय की दीवार से विकसित होगा और भ्रूण को कनेक्ट करेगा किसके द्वारा, ये गर्भनाल के द्वारा कनेक्ट करेगा। ठीक है, और इसी से उस भ्रूण को ऑक्सीजन भी देगा और पोषक तत्व भी देगा। ठीक है, यहीं से भ्रूण का वास्तविक विकास शुरू होता है। अब ये जो भ्रूण था अब धीरे 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 विकसित होना चालू करेगा, यानी इसके शरीर के जो अंग है वो बनने चालू होंगे। अब एक नए बच्चे के निर्माण की प्रक्रिया चालू होगी। अब हम कह सकेंगे कि उसके 2 हाथ उगेंगे, 2 पैर उगेंगे, मस्तिष्क आएगा, शरीर के बाकी अंग आएंगे, आंखें बनेगी। ये सारी जितनी चीजें हैं वो भ्रूण से कब, प्लेसेंटा के जुड़ने से ही बनना शुरू होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जब बच्चा परिपक्व हो जाएगा, ये जो भ्रूण था वो एक बच्चे में, एक विकसित जीव में परिपक्व हो जाएगा, तब होगा भैया प्रसव। क्या होगा, प्रसव। प्रसव का मतलब क्या होता है, पूर्ण विकास के बाद शिशु का जन्म होता है। अब ये जो भ्रूण आगे चल करके बढ़िया परिपक्व शिशु बन गया तो ये उस महिला के शरीर से बाहर निकलेगा, और इस महिला के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, प्रसव कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, प्रसव कहते हैं। तो अपन ने क्या देख लिया कि एक शुक्राणु एक अंडाणु मिलकर के निषेचित हुए और इस निषेचन से क्या बना, सबसे पहले युग्मनज बना, और ये युग्मनज ने अपने अंदर में जो कोशिका का क्या करना चालू कर दिया, विभाजन चालू कर दिया। फिर विभाजन के द्वारा ये किसमें निर्मित हुआ, भ्रूण में निर्मित हुआ। अब फिर भ्रूण कहाँ गया, गर्भाशय में गया, गर्भाशय की दीवार से चिपक गया, वहां पर उपस्थित था प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ने बढ़िया उसको क्या किया, पोषण वोषण दिया गर्भनाल के द्वारा, और वो धीरे धीरे विकसित होकर के एक बच्चा बन गया, और बच्चा प्रसव की प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकल गया, यानी कि एक पूरा नए मानव का जन्म हो गया। ठीक है, इतना ही चीजें समझने लायक है, और इसी चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में अपन आने वाले लेक्चर्स में समझने वाले भैया। चलिए, पर इस लेक्चर को खत्म करने के पहले एक प्रश्न आपसे पूछूंगा और आपसे सही जवाब की उम्मीद करूंगा। प्रश्न क्या है, युग्मनज की गुणिता होती है, युग्मनज जो बनेगा उसकी गुणिता क्या होगी, वो अगुणित होगा, द्विगुणित होगा, त्रिगुणित होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी जल्दी माइक में बोल करके ऑप्शन ए, बी, सी या डी बोल करके जवाब दे दो। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है आपने, और इसके लिए आपको मिलेंगे 7 करोड़ दुआएं मेरी तरफ से, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हो भैया। ठीक है, और 7 करोड़ की बात रही तो पहले मुझे मिलेंगे, फिर उसमें से आपको आधे मैं दे दूंगा अगर मिल जाए तो। ठीक है, युग्मनज की गुणिता क्या होती है भैया, युग्मनज जो होता है द्विगुणित होता है। क्यों, क्योंकि जो शुक्राणु होगा वो अगुणित होगा, अंडाणु जो होगा वो अगुणित होगा। जब इन दोनों का निषेचन होगा तब जाकर के एक युग्मनज बनेगा, और वो 2n यानी द्विगुणित अवस्था वाला होगा। बहुत बेहतरीन जवाब देते हो भैया आप, और इसी जवाब के साथ साथ आप प्रशंसा के पात्र है। बहुत बहुत बधाई आपको कि आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते आगे की तरफ, और इस लेक्चर को खत्म करने की प्रोसेस के तरफ
आगे बढ़ जाते हैं। खत्म करने से पहले ये जानते हैं कि अंशु भैया इतनी जो मजेदार बातें कर ली आपने, इतनी जो मोटिवेशनल बातें कर ली आपने, पर इतनी चीजों का हमें फायदा क्या हो रहा है। तो फायदा यहां देखते हैं अपन कैसे, ये देख करके कि जो हमने पढ़ा है वो हमारी परीक्षा में किस रूप में, किस प्रश्न के तरह आता है। तो बात करेंगे कि हमें क्या ज्ञात हो चुका है इस लेक्चर को देख के। सबसे पहले हमें ज्ञात हो चुका है प्रजनन या जनन क्या है, ठीक है। उसके बाद ये एक प्रश्न आ जाता है, यौनावस्था के पश्चात मानव नर एवं मादा में होने वाले शारीरिक बदलावों की चर्चा कीजिए। भैया बढ़िया है, हमें पता है। मानव जनन की प्रक्रिया को चरणबद्ध संक्षिप्त में समझाइए। देखो यहां पर बोला क्या है, मानव जनन की जो प्रक्रिया है उसको चरणबद्ध समझाना है, पर संक्षिप्त में यानी छोटे शब्दों में समझाना है, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर में अपन ने वही बात करी है। उसके बाद एक और चीज की प्रसव क्या है, तो प्रसव क्या है अपन जान चुके हैं। उसके बाद अपरा या प्लेसेंटा का कार्य लिखिए, तो ये भी अपन ने बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए ये लेक्चर जो था वो बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। तो चलिए इस लेक्चर को करते हैं समाप्त और आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे, वो भी अंशु भैया के स्टाइल में, यानी मजाक मस्ती के साथ अपनी बायोलॉजी को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो बने रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए अरिविहान के साथ और अपने अंशु भैया के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद। अरे नहीं भाई, गलत जवाब हो गया, ये तो बहुत छोटी सी चीज थी राम। ये तो अमीबा में क्या होता है भैया, अभी तो जब अपन ने बात करी थी अलैंगिक प्रजनन की, किसकी बात करी थी, अलैंगिक प्रजनन की, तब मैंने आपको बताया था कि अमीबा, पैरामीशियम जैसे जो एक कोश की जीव होते हैं उसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, क्योंकि वहां पर लिंगों का उपयोग नहीं होता है भाई। इतनी सिंपल सी बात थी, इतना सिंपल सा प्रश्न था, आपको जवाब बहुत आसानी से दे देना था। पर चलो कोई बात नहीं, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो या गलती में या जल्दीबाजी में बोल पड़े हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अंशु भैया ने आपको हर एक चीज समझा दी है, बस अब इस चीज को आपको याद रखना है। चलो अब बढ़ जाते लेक्चर में आगे की तरफ। अरे नहीं भाई, गलत जवाब हो गया ये तो, कैसे आप लोगों ने इतने आसान सवाल को गलत दे दिया है। युग्मनज की गुणिता पूछिए भाई, युग्मनज क्या होता है, देखो एक होता है अंडाणु, जो क्या होता है नर युग्मक, क्या होता है भाई नर युग्मक। एक होता है शुक्राणु, माफ कीजिएगा अंडाणु नहीं, ये क्या है शुक्राणु है भाई, और ये क्या है अंडाणु है ना। तो ये जो अंडाणु है वो क्या होता है मादा युग्मज, या माफ कीजिएगा युग्मक, ठीक है। अब ये दोनों युग्मक मिलकर के एक नई बॉडी का निर्माण करेंगे। अब अगर बात करें इनकी गुणिता की, तो इनकी गुणिता क्या होती है, ये दोनों अगुणित अगुणित होते हैं, और ये जब निषेचित होंगे, जब मिलेंगे, तो इनकी गुणिता क्या हो जाएगी 2n हो जाएगी, यानी द्विगुणित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, द्विगुणित हो जाएंगे। और इसी द्विगुणित को तो आपको सही लगाना था भाई, सही बोलना था, ऑप्शन बी बोलना था, पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं भैया, छोटी छोटी गलतियां करना अच्छी बात है, पर उन गलतियों से सीखना ज्यादा अच्छी बात है। अगर आप इस गलती को इग्नोर कर देंगे तो आगे चल करके ये गलती समस्या का रूप धारण कर लेगी, और ये नहीं होने देना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में 1 मार्क 2 मार्क के लिए पूछ लिए जाते हैं भैया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन इस लेक्चर में आगे की तरफ।